गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 26 ऑफ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हमने द हिंदू और पीआईबी के इम्पोर्टेंट सोर्सेज से 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप मत करिएगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा ताकि आपको एक अच्छी तरीके की सेटिस्फेक्शन मिल सके और क्वेश्चन फिर किसी भी जगह से पूछा जाए किसी भी तरीके का तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के बारे में देख लेते हैं। 10 में से 6 क्वेश्चन को आपको सही करते हैं तो एक अच्छा क्राइटेरिया आप फिक्स कर लेते हैं जब 10 में से 6 क्वेश्चन को सही करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा 10 में से 6 करिए और जब 10 में से 6 क्वेश्चन को सही करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर 6 से कम भी स्कोर आता है तो टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है और 24 आवर्स के बाद तो हर किसी को एक बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, चाहे किसी का 6 से ज़्यादा हो, 10 में से 10 हो या फिर 10 आउट ऑफ 0 हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको 24 आवर्स में एक बार इसको रिवाइज़ ज़रूर करना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड स्पेसिफाइंग क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। की जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो आइडेंटिफाई करें और स्पेसिफाई करें क्राइटेरिया किसके लिए? प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए। सेकेंड है, इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ द एंटाइल्ड क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स बेनिफिशरीज आर एंटाइल्ड टू रिसीव फूड सिक्योरिटी अलाउंस। अगर किसी केस में, मतलब इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ द एंटाइल्ड क्वांटिटीज़, की जब नॉन सप्लाई होती है किसी भी केस में तो जो एंटाइल्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, ऑफ फूड ग्रेन्स की, ठीक है, मतलब जो हमको देना ही पड़ता है, तो बेनिफिशरीज़ जो इसके बेनिफिशरी होते हैं वो उस चीज़ के लिए एंटाइल्ड होते हैं, हकदार होते हैं कि वो फूड सिक्योरिटी जो उनको मिल रही है उसको वो अलाउ करे। ठीक है, तो बेनिफिशरी आर एंटाइल्ड टू रिसीव फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस। तो जो भी फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस दिए जाते हैं उनके लिए वो एंटाइल्ड होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट आपको जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे दिया है स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या करता है, जो सेंटर है, सेंटर लॉ को प्रिवेल कर देता है और अकॉर्डिंग टू सेंटर, जो सेंटर और जो स्टेट है दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए। लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ओनली वर्ड नहीं दिया, ये इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। ठीक है, सेकंड है, इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ द एंटायर क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स, कि अगर जब नॉन सप्लाई होती है किसकी? फूड ग्रेन्स की, तो उसमें जो बेनिफिशरीज़ होते हैं वो एंटाइल्ड होते हैं सिक्योरिटी अलाउंसेस के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण आपकी आंसर सी हो जाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग भी देख लेते हैं इसके बारे में। एक सेकेंड, इसमें जो कुछ एंटाइटलमेंट दिए जाते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, ठीक है, वो ये रहते हैं कि जो हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स होते हैं अंडर पीडीएस स्कीम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उसके अंदर आपको 5 kg पर पर्सन के लिए जो पीएचएच कैटेगरी के हैं उनको, और 35 kg पर हाउस होल्ड के लिए जो आपकी अंत्योदय अन्न योजना है उसके अकॉर्डिंग आपको फूड दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्या किया जाता है, 5 kg पर पर्सन को ड्यूरिंग लॉकडाउन के समय ये स्टार्ट किया गया था कि 5 kg पर पर्सन को जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के ज़रिए ये 5 kg ग्रेन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें आपको पल्स और राइस दोनों इंक्लूड कर दी जाएंगे। ठीक है, या तो आप 5 kg पल्स ले लीजिए या 5 kg राइस ले, मतलब 5-5 kg दोनों आप ले सकते हैं। और 35 kg आप अंत्योदय अन्न योजना जो आपकी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि दोनों में से किसी एक को बोरो करता है, आप दोनों को ही बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटाइटलमेंट ये है कि न्यूट्रिशन मील फ्री ऑफ चार्ज टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अप टू 6 years ऑफ एज। ठीक है, जो न्यूट्रिशन मील दिया जाएगा इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जिन चिल्ड्रन की एज 6 साल से ऊपर है उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो न्यूट्रिशन मील है फ्री ऑफ चार्ज टू चिल्ड्रन इन द 6 to 14 years ऑफ एज ग्रुप अंडर MDM। ठीक है, तो जो
MDM है उसके अंदर जो 6 से 14 साल के जो बच्चे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मील प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो मैटरनिटी बेनिफिट्स है, ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स के तौर पे 6,000 रुपये प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर को दिए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटाइटलमेंट्स हैं, मेंस के लिए आप इसको याद कर सकते हैं और इसको नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है, ये हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपोर्ट्स Status of sex ratio at birth in India has been released recently by which of the following institution। तो अभी किसने इंडिया में स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया ये रिलीज़ किया है? ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियन फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, सेकंड है नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने क्या किया है, स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया ये रिपोर्ट को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये रिपोर्ट बनाई गई है किसके द्वारा, इसने ये मतलब किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियन फॉर पॉपुलेशन डेवलपमेंट, इसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। जिसको रिलीज़ किसने किया है? इसको रिलीज़ किया है मतलब किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया, तो ये याद रखना है, ये हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, ठीक है। इसके में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि देयर हैज़ नॉट बीन एनी चेंज इन द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया फ्रॉम 2001 एंड 2017। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर 2001 से 2017 के बीच कोई सेक्स रेशियो में चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो नो, यहाँ पे 2001 से 2017 तक अभी कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तैयार किसके द्वारा की जाती है? तो जो IAPPD इसके द्वारा तैयार की जाती है। और इसके अलावा भी वाइस प्रेसिडेंट ने एक और रिपोर्ट को पब्लिश किया, ये भी याद रख सकते हैं, जिसमें एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेटस एंड सपोर्ट, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और 2 रिपोर्ट्स हो गई पॉपुलेशन के ऊपर, जब मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप याद कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंस है तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट क्या है, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दी हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ फॉर डिटेक्टेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously, ठीक है। ये ऐसा पहला डिटेक्टेड इसने किया है इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन को, जिसका एम ये है कि स्टडी करना जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, मतलब जो हमारे आकाश में बॉडीज़ होती हैं जिनके कुछ सोर्सेज को, चाहे वो एक्सरे हो, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड्स हो, तो इसी तरीके के जो सोर्स होते हैं उनको क्या करना, उनको डिटेक्ट करना। तो सेकंड स्टेटमेंट है एस्ट्रोसैट इज़ ऑर्बिटिंग अर्थ इन अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या जो एस्ट्रोसैट है ये अर्थ के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता है? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड आइदर 1 और 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी है कि इट इज़ फर्स्ट डिटेक्टेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन एम्ड एट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड UV स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसने सबसे पहले डिटेक्ट किया इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशंस को जो किसकी स्टडी करते हैं, सेलेस्टियल सोर्सेज की, उसमें एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड्स जो ये भी इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है क्या ये अर्थ के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता है, उसमें घूमता है? तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने के कारण आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। कुछ और भी चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए साइमल्टेनियसली ये मल्टी वेवलेंथ और ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे ये ऑर्बिटिंग करता है, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट जो 2 है ये मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है, ये IRS क्लास सैटेलाइट्स जो 650 किलोमीटर नियर अर्थ के इक्वेटोरियल ऑर्बिटिंग, ठीक है। आई थिंक जस्ट अ मिनट, ये जो है ये आपका जियोसिंक्रोनस नहीं, ठीक है, ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग नहीं करता, ये गलत है, ठीक है। ये गलत इसलिए क्योंकि देख रहे हो मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फर्स्ट आपकी करेक्ट है, ये जियोसिंक्रोनस में ऑर्बिटिंग नहीं करता, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, इसलिए ये जियो स्टेशनरी, आई होप यू विल बी रिमाइंड, ठीक है। तो प्लीज़ सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, बट ये क्या करता है, जियो स्टेशनरी में ऑर्बिटिंग करता है, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हम देख लेते हैं जियो स्टेशन, जियो और जियो आपका सिंक्रोनस क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो जो आपकी स्टेटमेंट है जो ये क्या करता है, ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन करता है और
क्या करता है, अर्थ के जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, उसके उसमें ये वर्क करता है, ठीक है, याद रखना है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं, ये हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं जो अलाउ करते हैं सैटेलाइट्स को कि ये मैच कर सकें अर्थ का रोटेशन, अर्थ के रोटेशन को मैच करने के लिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटिंग होते हैं, ठीक है, जो लोकेट करते हैं 22,236 माइल्स, और अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 35,786 किलोमीटर के में ये होते हैं, ठीक है, जो अबव अर्थ इक्वेटर, ठीक है। तो दिस पोजीशन इज़ अ वैल्यूबल स्पॉट फॉर मॉनिटरिंग वेदर, ठीक है। तो अर्थ के जो इक्वेटर जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो अबव अर्थ के इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर्स जो अबव होते हैं, ये पोजीशन काफ़ी हेल्पफुल होती है, वहाँ से हम वेदर फोरकास्ट, कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस इन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छे से नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जियो सिंक्रोनस है, ये देखिए अर्थ के बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये जियो स्टेशनरी जो होते हैं, ठीक है, ये अर्थ का जो हमारा इक्वेटर होता है इसके पैरेलल ये क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, अर्थ की ऑर्बिटिंग करते हैं। तो जो भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करते हैं तो वो पैरेलल होते हैं इक्वेटर के, ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जो जियो सिंक्रोनस में जो रखे जाते हैं हमारे सैटेलाइट्स वो इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड होते हैं, और जिस तरीके से अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, जिस तरीके से अर्थ रोटेट करती है अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन ये उसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द हबल अल्ट्रा डीप फील्ड। तो अभी हबल अल्ट्रा डीप फील्ड्स ये न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेट करता है ये बताना है। ऑप्शन है इमेज ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ स्पेस इन द कॉन्सेंट्रेशन फॉरनेक्स। क्या ये कोई स्मॉल एरिया की इमेज है जो कॉन्सेंट्रेशन फॉरनेक्स जो बनाती है। ऑप्शन बी है एरिया डिवॉइड ऑफ एनी कॉस्मिक बॉडीज़ विद इन द मिल्की वे। तो मिल्की वे के अंदर कोई कॉस्मेटिक बॉडीज़ है जिसका एरिया अभी अलग कर दिया गया है। सेकंड है रेंज ऑफ ऑर्बिट अराउंड अ स्टार विद इन विच अ प्लानिटरी सरफेस कैन सपोर्ट लिक्विड वाटर। तो रेंज ऑफ ऑर्बिट्स की है, मतलब किसी ऑर्बिट्स की जो रेंज है जो किसी स्टार के अराउंड है और जिसमें जो प्लानिटरी सरफेस है वो सपोर्ट करता है लिक्विड वाटर के लिए। एंड ऑप्शन डी एरिया इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल सो मच दैट इवन के लाइट कैन नॉट गेट आउट। कि एक ऐसा कोई एरिया है स्पेस में जहाँ से जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ताकि जो इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, जहाँ से लाइट भी पास ना हो सके। तो ये किससे रिलेट करता है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, मतलब जो हबल अल्ट्रा डीप फील्ड है ये एक इमेज है स्मॉल एरिया ऑफ स्पेस की कॉन्सेंट्रेशन फॉरनेक्स, ठीक है। तो इमेज ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ स्पेस इन द कॉन्सेंट्रेशन फॉरनेक्स। तो कॉन्सेंट्रेशन फॉरनेक्स में एक छोटी सी इमेज है एरिया की जो किसकी है, स्पेस की है। तो ये इससे रिलेट करता है, याद रखना डायरेक्टली स्पेसिफिक टर्म्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है कि जो हबल अल्ट्रा डीप फील्ड है ये इमेज तो है स्मॉल एरिया स्पेस की जो कॉन्सेंट्रेशन फॉरनेक्स है, इसको क्रिएटेड बनाया गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप डेटा से फ्रॉम 2003 और 2004। तो 2003 और 2004 का डेटा यूज़ करके हबल स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए इस हबल अल्ट्रा डीप फील्ड्स की फ़ोटो क्लिक की गई थी। और ये भी पूछा जा सकता है तो किस स्पेस एजेंसी ने इसको किया है, तो ये भी ये आपका नासा, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा, ठीक है, नासा ने इसको डेवलप किया, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। तो डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 का बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल डीएनए डेटा बैंक एंड रेगुलेशन डीएनए डेटा बैंक्स, ठीक है, कि ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट नेशनल डीएनए डेटा बैंक का और रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स का। सेकंड है द अथॉरिटीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट फॉर कलेक्शन ऑफ बॉडली सब्सटेंसेस ऑफ एनी अरेस्टेड पर्सन। कि जो अथॉरिटीज़ हैं ये रिक्वायर्ड नहीं होती है कि ऑब्टेन कर सके कंसेंट, ठीक है, किसी कलेक्शन ऑफ कंसेंट फॉर कलेक्शन ऑफ बॉडली सब्सटेंसेस ऑफ एनी अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, कि अगर वो किसी भी मतलब उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से पूछना नहीं पड़ता अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है उसकी क्या करना है, उसकी कलेक्शन करना है उसके बॉडीज़ के सब्सटेंसेस का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 और 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। 1 by 1 स्टेटमेंट को पढ़िए। फर्स्ट है कि ये क्या है, प्रोवाइड करता है डीएनए डेटा बैंक्स और डीएनए डेटा बैंक्स को
ठीक है, रीजनल डेटा डीएनए डेटा बैंक्स और रीजनल जो आपका नेशनल डीएनए डेटा बैंक्स होता है। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये जो आपका नेशनल और रीजनल दोनों का डीएनए डेटा बैंक्स प्रोवाइड करता है। सेकंड है, क्या जो अथॉरिटीज़ हैं ये रिक्वायर्ड नहीं होती हैं किसी का कंसेंट लेने के लिए जो कलेक्शन ऑफ बॉडली सब्सटेंसेस होते हैं जब कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनको कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ए विल बी द राइट आंसर। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट 2 इसमें जो करेक्ट है, जो मैंने आपको बताया था ना कि इनको ऑप्टेन होता है कंसेंट लेने के लिए कि किसी भी कलेक्शन इन सर्टेन सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन अगर आप डीएनए टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई अगर अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, किसी अथॉरिटी द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है तो आपको जब उसका डीएनए टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे उसको आपका कंसेंट लेना पड़ता है। अदरवाइज़ जो इसमें कुछ ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज़ रखी गई हैं वो ये है कि फॉर डिस्क्लोजर ऑफ डीएनए इन्फॉर्मेशन, अगर आप डीएनए इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं विदाउट एनी कंसेंट तो वहाँ पे आपको पेनल्टी हो सकती है। और यूजिंग डीएनए सैंपल विदाउट ऑथराइजेशन, बिना किसी अथॉरिटी के अगर आप डीएनए का यूज़ करते हैं सैंपल को तो वहाँ पे भी आपको पेनल्टी हो सकती है। ठीक है, और ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये ऑल्सो भी अप्रोच की गई थी मजिस्ट्रेट हु में ऑर्डर द टेकिंग ऑफ द बॉडली सब्सटेंसेस। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसमें एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और ये एक्ट न्यूज़ में था क्योंकि इसको बनाया गया था ताकि जो रेगुलेशन की जा सके जिस तरीके से डीएनए टेस्ट का मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो उनके रेगुलेशन के लिए इसको बनाया गया है। अभी ये अंडर प्रोसेस में, आगे सेंड कर दिया जाएगा, कमेटी को कर दिया गया है। अब वहाँ से जो भी न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट डायरेक्टली रिलेट टू इजराइल पैलेस्टीन पीस प्रोसेस। तो जो इजराइल पैलेस्टीन पीस प्रोसेस है इससे कौन सा एग्रीमेंट रिलेट करता है? ऑप्शन 1 टेफ एग्रीमेंट, ऑप्शन 2 अब्राहम अकॉर्ड, ऑप्शन सी ऑस्लो अकॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी 3 ओनली। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए अभी मैंने कुछ समय पहले ही ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इन दोनों को मैंने पढ़ाया था। टेफ एग्रीमेंट किससे रिलेट करता है? तो ये जो आपका लेबनान है, तो लेबनान में जो वॉर चल रही थी उसको बंद करने के लिए टेफ एग्रीमेंट को चालू किया गया था। ये इजराइल पैलेस्टीन पीस प्रोसेस से रिलेट नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। अब्राहम अकॉर्ड ये इजराइल और जो यूएई का है, अभी रिसेंटली इनके बीच एक कोऑपरेशन साइन किया गया तो ये उसके बीच में, तो ये भी आपका इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेट नहीं करता है। तो बचा कौन? ये ऑस्लो अकॉर्ड है। तो ऑस्लो अकॉर्ड मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑस्लो अकॉर्ड कैसे रिलेट करता है? ये इजराइल और पैलेस्टीन पीस प्रोसेस से रिलेट करता है। इन दोनों के बीच एक पीस बनी रहे इसके लिए ये एग्रीमेंट को बनाया गया था। ठीक है, इसको पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और जो गवर्नमेंट ऑफ इजराइल है इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर है इजराइल का, आप देख सकते हो। यहाँ मेडिटेरियन सी है, फिर मेडिटेरियन सी के नीचे इजिप्ट आता है, फिर इजिप्ट के बाद इधर और आगे तो जॉर्डन है, जॉर्डन के ऊपर सीरिया है। ठीक है, ये आपका डेड सी है। डेड सी की लोकेशन समटाइम पूछ जाती है, डेड सी किस कंट्री के बीच लोकेट करता है? तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच लोकेट करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द फिस्कल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अंडर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल। तो जो फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है किसके अंदर? जो आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या क्या चीज़ें कर सकती है? ऑप्शन 1 है, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट 1 दी है, ये दी है कि एंडेवर टू एंश्योर दैट द जनरल गवर्नमेंट डेट डज नॉट एक्सीड 60% एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट डज नॉट एक्सीड 40%। कि इसके तहत जो आपकी जो गवर्नमेंट, जो जनरल गवर्नमेंट होती है उसका डेट 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उधारी है वो जो उनके ऊपर, मतलब जो उनके ऊपर उधारी चल रही है वो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड है नॉट गिव एडिशनल गारंटी विद रिस्पेक्ट टू एनी लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया इन एक्सेस ऑफ 1/2% ऑफ GDP इन अ फाइनेंशियल ईयर। कि नॉट गिव एडिशनल गारंटी, आप कोई ऐसी एडिशनल गारंटी नहीं दी गई है जिसके रिस्पेक्ट में कि एनी लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, किसकी सिक्योरिटी के बिहाफ में? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कि एक्सेस मिल सके 1/2% ऑफ GDP, जिसमें GDP का 1/2% इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है।
देखिए जो फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है अंडर सेक्शन 4, ठीक है, इसके तहत ये एक्ट ये बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकती है फिजिकल डेफिसिट अप टू 3%, ठीक है। जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होता है, ठीक है, 31 मार्च 2021 तक इतना ये बोला गया है। अब इसके अंदर जो एंडेवर्स कुछ जो प्रयास किए गए हैं कि ये इंश्योर करना कि जो जनरल गवर्नमेंट होती है इसका डेट 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो 24-25 तक ये डेट इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी ऐसी एडिशनल गारंटी नहीं दी गई जिसके रिस्पेक्ट में कि कोई लोन जो है ऑन सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, किसकी सिक्योरिटी में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में, कि एक्सेस मिल सके और ज़्यादा 1/2% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो अभी ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फंड इज और आर एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से फंड को इस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन 1 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 only एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसका केवल मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, तो ऑप्शन जो सी है ये विल बी राइट आंसर जाता है। कंटिजेंसी फंड और जो आपका नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है इन दोनों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आर्टिकल 266(1) के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन किया गया है, और जो कंटिजेंसी फंड है इसको इस्टेब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं, लेकिन आर्टिकल 267 मतलब 267 के तहत जो पार्लियामेंट है ये एम्पावर है कि इस्टेब्लिश कर सकती है इस तरीके के फ़ंड को, ठीक है। तो याद रखना है। और हमारी कंट्री में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 ये बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि इस तरीके के जो अदर हमारे जो कुछ खर्चे होते हैं वहाँ पे हम इस तरीके के फ़ंड का यूज़ कर सकते हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, और विद इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया फॉर पूलिंग द मनी, ठीक है। तो इसको पी जो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इसके हिसाब से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इसको इस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 266 में इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड इज़ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो जो आपका लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड है ये किस इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री जल शक्ति एंड ऑप्शन डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते राइट आंसर क्या है। तो जो आपका लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड है ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको नाबार्ड कहा जाता है, ठीक है, जिसको आप नाबार्ड के नाम से जानते हैं, ये इसके अंदर फॉल करता है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेंड्स इन टैक्स कलेक्शन इन इंडिया। तो टैक्स कलेक्शन इन इंडिया इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इज़ मोर देन द इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, कि जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू होता है ये ज़्यादा होता है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से। सेकंड है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेवेन्यू इज़ मोर देन गुड एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू, जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेवेन्यू होता है ये ज़्यादा होता है आपके जीएसटी टैक्स रेवेन्यू से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट जो दिया है कि क्या डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से होता है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो आपका इनकम टैक्स होता है, ठीक है, इसका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जीएसटी टैक्स से। तो इसी के हिसाब से सेकंड ऑप्शन भी आपकी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट इनकम होता है, ठीक है, ये ज़्यादा ये शेयर करते हैं अपनी इनकम का टैक्स रेवेन्यू एज़ कम्पेयर टू जीएसटी में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण आपका राइट आंसर सी हो जाता है। कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है इंडिया में, ठीक है, ये अगर आप इसको कंप्राइजिंग करके देखा जाए तो जो जीएसटी परसेंटेज निकला था, ठीक है, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था अराउंड 54% ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट और जो पर्सनल इनकम टैक्स है,
अगर इन दोनों का कलेक्शन कर दिया जाए तो ये 54% था किसका, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का, GTR ऑफ इंडिया जो 2019-20 का सर्वे किया गया है इसके अकॉर्डिंग। अब इसी के हिसाब से अगर हम देखें कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू क्या GST से ज़्यादा है, तो बिल्कुल देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू है ये 31% है, और जो हमारा GST का रेवेन्यू निकल के आता है ये 27% है 2019-20 के सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप मैप में भी अगर इस फिगर में देखते हैं तो ये देखिए कि जो ब्लू कलर का साइन है ये GST से रिलेट करता है, और 3.6 है ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेट करता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ था ये 3.6% था, और जो GST था ये 3.1% था। तो ठीक है, तो जो आपका GST यहाँ पे क्या था, कम था, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। राइट आंसर सी था। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बता के उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से दूर कर लेना है। ठीक है, तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई हो तो वीडियो को पॉज करके वहीं पे उसको सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको कोई भी डिस्कस ना हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करके उसमें मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।